के साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के गगन विहार में बीती रात बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। बीएसईएस के दफ्तर में तोड़फोड़ की। बीती रात हाथ में लाठी बल्ला लिए लोग बीएसईएस के दफ्तर पहुंचे, जहां जिसको मौका मिला उसने डंडे बरसाए, पत्थर फेंके। ऑफिस के अंदर रखे कंप्यूटर, कूलर सब लोगों के निशाने पर आ गए। लोगों ने जहां जो देखा उसे तोड़ डाला। दफ्तर के बाहर भी भीड़ का गुस्सा देखने को मिला। बिजली कटौती से नाराज लोगों ने बाहर लगे बीएसईएस के बोर्ड को भी नहीं छोड़ा। खिड़कियां उखाड़ने की भी पूरी कोशिश हुई, दरवाजे तक को तोड़ने की कोशिश की गई। बिजली नहीं होने की नाराजगी साफ देखी जा रही थी। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क भी जाम कर दी, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोड पर हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ी देखी तो और उग्र हो गए। पुलिस जिप्सी को घेरकर भी लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोग पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के वादे को भी कोसते नजर आए। लोगों का आरोप है कि रात 11 बजे से बिजली काटी जाती है और सुबह के करीब 3 बजे दी जाती है। बिजली नहीं रहने से भारी गर्मी में लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, जबकि स्कूल खुल गए हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। दिल्ली के महिपालपुर में डीडीए का बुलडोजर अवैध मकानों पर चला। डीडीए ने दर्जनों अवैध मकानों को जेसीबी मशीन से तोड़ डाला। ये लोग करीब 20 सालों से यहाँ रह रहे थे। इन लोगों ने बिल्डर से मकान खरीदे थे। डीडीए अधिकारियों का दावा है कि बिल्डर्स ने यह मकान अवैध तरीके से बनाए थे, जिसकी वजह से इसे तोड़ दिया गया। अवैध मकान को तोड़ने के दौरान महिलाओं और लड़कियों की महिला पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने विरोध कर रही लड़की की पिटाई भी कर दी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने बोलेरो सवार एक आदमी की हत्या कर दी। धनकौर के अच्छा गांव में स्विफ्ट सवार बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी रुकवाई। बोलेरो वालों ने शीशा नीचे किया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मौके पर ही एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी दिल्ली के कल्याणपुरी में बीकॉम की एक छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप अतुल नाम के शख्स पर लगा है। 3 महीने से वो लड़की का रेप कर रहा था। लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई तो लड़का उसे छोड़कर भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपी फरार है, जबकि लड़की से रेप की पुष्टि हो चुकी है। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में पेट से लटके 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों शव करीब हफ्ते भर पुराने हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इलाहाबाद के नवाबगंज इलाके में हाईवे के किनारे एक बोरे में बंद लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। माना जा रहा है रेप के बाद लड़की की हत्या की गई। पहचान छिपाने के लिए लाश को जलाने की भी कोशिश हुई। इंदौर में बुधवार को गैंगरेप की शिकार एक लड़की ने जहर खाकर जान दे दी। बुधवार को एक आरोपी ने गैंगरेप का वीडियो व्हाट्सएप पर डाल दिया था। 7 महीने पहले पीड़ित से गैंगरेप हुआ था। पुलिस की शिकायत के बाद भी अब तक दोनों आरोपी फरार हैं। लड़की से गैंगरेप के आरोप पड़ोस में ही रहते थे और पीड़िता का एमएमएस भी बना लिया था, जिसे वो नेट पर डालने की धमकी देते थे। यूपी के बलिया में शादी के बहाने लड़की को बेचने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ। आजमगढ़ में पीडब्ल्यूडी में तैनात एक इंजीनियर ने शादी का झांसा देकर एक लड़की का 6 साल तक यौन शोषण किया। इंजीनियर ने जौनपुर, भदोही, सीतापुर और आजमगढ़ जिले में तैनाती के दौरान उस लड़की को अपने साथ रखा। 29 जून को इंजीनियर ने लड़की को बेचने की कोशिश की तो लड़की ने पुलिस को फोन किया। मेरठ में छेड़छाड़ के आरोपी डीआईजी डीपी श्रीवास्तव ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। डीआईजी पर एक महिला दारोगा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। बिहार के गया में चलती बस में छेड़खानी के आरोप में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि एसडीओ ने पटना से रांची जा रही बस में एक लड़की से छेड़खानी की। आरोपी एसडीओ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मुंबई से ठाणे पुलिस ने में चलती बस में छेड़खानी के आरोप में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि एसडीओ ने पटना से रांची जा रही बस में एक लड़की से छेड़खानी की। आरोपी एसडीओ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मुंबई से ठाणे पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी नागरिक अली हुसैन अपनी पत्नी और कुछ बांग्लादेशी लड़कियों के साथ मिलकर एक बड़ा सेक्स रैकेट चला रहा था। अली हुसैन को कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में बम के साथ गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद अली हुसैन भारत भाग आया था। जोधपुर में नाबालिग रेप मामले में कल जोधपुर कोर्ट में आसाराम की पेशी हुई। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में आसाराम के भक्तों को काबू में करने के लिए पुलिस को खास इंतजाम करने पड़े। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की कुर्सी बच गई है। कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह ने आज पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी प्रवक्ता और मीडिया सेल के सदस्यों को बुलाया गया है। 2 दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अमित शाह। अब खबरें आम बजट की। बजट में मदरसों का आधुनिकीकरण के लिए दी गई 100 करोड़ की सौगात को दारुल उलूम देवबंद ने लेने से इनकार कर दिया। दारुल उलूम ने कहा कि मदरसे जिस हालात में चल रहे हैं चलने दे, मदरसों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले कल पेश हुए आम बजट में सरकार ने महिलाओं और पुरुषों को आयकर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों की आयकर में छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत होम लोन ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। 20,000 तक के मंथली इनकम वालों को पहले के मुकाबले टैक्स में अब 333 रुपए प्रति माह का फायदा होगा। 40,000 मासिक कमाई वालों को 417 रुपए महीने के टैक्स का फायदा होगा। इसी तरह हर महीने 60,000 कमाने वालों को 416 रुपए का फायदा होगा। अगर 1.5 लाख निवेश ना भी करे तो 3 लाख और 5 लाख सालाना आमदनी वालों को नए टैक्स में 3,090 रुपए सालाना फायदा होगा। इस तरह से 10 लाख की सालाना आय वालों को अब 5,150 रुपए का मुनाफा होगा। अगर 80C के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश करे तो 4 और 5 लाख सालाना कमाने वालों को 8,240 रुपए का फायदा होगा। नए टैक्स में 6 और 7 लाख कमाई वालों को 15,450 रुपए का फायदा होगा। 8 और 10 लाख कमाने वालों को भी सालाना 15,450 रुपए का फायदा होगा। वहीं 12 लाख से ज्यादा की कमाई वालों को 20,600 रुपए का फायदा होगा। अगर 1.5 लाख निवेश और होम लोन पर ब्याज को भी जोड़ दे तो 5-6 लाख की कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख वालों को 13,390 रुपए का फायदा होगा। 8, 9, 10 और 12 लाख की सालाना कमाई वालों को 20,600 रुपए का फायदा होगा। 14 लाख की कमाई वालों को 30,900 रुपए की बचत होगी। न्यूनतम टैक्स स्लैब अब 2.5 लाख रुपए तक हो गया है, यानी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% इनकम टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में 20% का टैक्स लगेगा। तो वहीं 10 लाख से अधिक पर 30% आयकर लगेगा। वित्त मंत्री ने पीपीएफ में सालाना जमा की अधिकतम सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी। मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में कंप्यूटर, टीवी और 19 इंच से कम के LCD, LED सस्ते कर दिए हैं। मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं जबकि स्मार्ट कार्ड के दाम भी घट गए हैं। सरकार ने तेल, साबुन और डिब्बा बंद खाना भी सस्ता करने का ऐलान किया। 1,000 रुपए तक के जूते और देश में बने स्टेनलेस स्टील के सामान भी सस्ते किए गए हैं। सोलर ऊर्जा यूनिट भी सस्ती होगी। विदेश से अब 45,000 तक का सामान लाने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं मोदी सरकार ने हीरे से बनी ज्वेलरी सस्ती कर दी है। जबकि लैपटॉप, कंप्यूटर, एक्सेसरीज, कैमरे और AC भी सस्ते कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने आम लोगों को राहत देते हुए दवाइयों को सस्ता करने का ऐलान किया। इसके साथ ही कीमती पत्थर भी सस्ते कर दिए गए हैं। वहीं मोदी सरकार ने ब्रांडेड कपड़े और इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स को महंगा कर दिया है। सिगरेट, सिगार, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और कोल्ड ड्रिंक्स महंगे हो चुके हैं। वित्त मंत्री ने महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ के फंड का ऐलान किया। मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों में FDI के दायरे को बढ़ाने का भी फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस सेक्टर में 36 से बढ़ाकर 49% और रक्षा क्षेत्र में 26 से बढ़ाकर 49% FDI करने की घोषणा की। PSA युद्ध में 2.48 लाख करोड़ के विदेशी निवेश की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने अगले 3-4 साल में विकास दर 7 से 8% रहने की उम्मीद जताई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की भी बात कही। जेटली ने कहा कि बड़े शहरों के पास 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, जिसको विकसित करने के लिए 7,060 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। औद्योगिक विकास के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर से स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ शुरू करने का ऐलान किया। 7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी बनेंगे। साथ ही 16 नए बंदरगाह बनाने की घोषणा की गई। निर्यात बढ़ाने को एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बनेगा। हाईवे के विकास के लिए 37,000 करोड़ और हाईवे की सुरक्षा के लिए 50,000 करोड़ का फंड रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गंगा नदी पर जहाज चलाने की बड़ी योजना का भी ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले इलाहाबाद हल्दिया के बीच जहाज चलेगा। इसके लिए 4,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और प्रोजेक्ट 6 साल में पूरा होगा। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। गंगा नदी के लिए एक NRI फंड बनाने की योजना बनाई जाएगी।
नदियों के घाटों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। रेणुका डैम प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिल्ली के लिए बड़े बजट का ऐलान किया गया है। बिजली पानी के लिए कुल मिलाकर 700 करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें बिजली सुधार के लिए 200 करोड़ और वाटर सिस्टम सुधार के लिए 500 करोड़ का बजट शामिल है। इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में 100 करोड़ की लागत से शहीदों के स्मारक वाला वॉर म्यूजियम बनेगा। दिल्ली में पीपीपी मॉडल पर हस्तकरघा एकेडमी खोली जाएगी, जिसमें 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री बजट में एम्स के तर्ज पर 4 और एम्स बनाने का ऐलान कर चुके हैं। हर राज्य में एक एम्स खोलने के लिए 500 करोड़ की योजना बनाई गई है। आम बजट में वित्त मंत्री ने 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। जेटली ने यह भी कहा कि देश में 5 नए IIM और 5 नए IIT खोलने की योजना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में IIT खोलने का ऐलान किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, ओडिशा और महाराष्ट्र में IIM खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर 100 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के लिए 28,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों के कर्ज के लिए 8 लाख करोड़ का फंड रखा गया है। किसानों को 7% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। वहीं अनाज भंडारण के लिए 500 करोड़, किसान टीवी चैनल के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ का बजट रखा गया है। गांवों के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना चलाई जाएगी, जबकि गांवों में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली पहुंचाई जाएगी। गांव में पीने के पानी के लिए 3600 करोड़ का फंड है। लोगों को सस्ते घर देने के लिए 4000 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार ने 2022 तक सस्ते घर देने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए वित्त मंत्री ने 200 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम की ये प्रतिमा गुजरात में बन रही है। लखनऊ और अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ का फंड दिया जाएगा। देश भर में 600 कम्युनिटी रेडियो सेंटर खोलने के लिए 100 करोड़ का बजट है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। पहले जेटली खड़े होकर बजट पढ़ रहे थे, ब्रेक के बाद उन्हें बैठकर बजट पढ़ना पड़ा। बजट का पहला असर ब्रांडेड और प्रीमियम पेट्रोल पर देखने को मिला। पेट्रोल में प्रति लीटर 5 रुपए की कमी की गई है। एक्साइज ड्यूटी 7.5 से 2.5 रुपए होने पर पेट्रोल सस्ता हुआ। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। INLD और बीजेपी का कहना है कि वो अलग SGPC बनाने की सरकार की योजना का विरोध करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि सरकार अलग SGPC बनाने के लिए सदन में आज विधेयक पेश करेगी। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। बस किराया बढ़ाने और महंगाई के मसले पर सदन में हंगामा होने के आसार है। सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केदारनाथ से मलबा नहीं हटाने पर उत्तराखंड सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 17 जुलाई तक उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि आपदा के 1 साल बीत जाने के बावजूद भी मंदिर के चारों तरफ फैला मलबा अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वरूपानंद ने साईं को वैश्य पुत्र बताया। शंकराचार्य ने कहा कि इस बारे में इंटरनेट पर जानकारी मौजूद है। इससे पहले वो साईं को मांसाहारी लुटेरा तक बता चुके हैं। MP के सिवनी में शंकराचार्य ने साईं भक्तों को संक्रामक बीमारी की तरह बताया। शंकराचार्य ने कहा कि साईं भक्त संक्रामक रोग की तरह फैल रहे हैं और हिंदू धर्म के अनुयायियों को ठग रहे हैं। इंदौर कोर्ट ने स्वामी स्वरूपानंद को 8 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। साईं के अपमान के मामले में 25 जून को इंदौर कोर्ट में मामला दर्ज करवाया गया था। शंकराचार्य के आदेश के बाद देहरादून के धौलेश्वर महादेव मंदिर में रखी साईं की मूर्ति को हटा दिया गया है। 1.5 साल पहले साईं की मूर्ति को मंदिर में रखा गया था, लेकिन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आदेश के बाद साईं की मूर्ति हटा दी गई। पुणे के फराश खाना इलाके में पुलिस स्टेशन के पास कल हुए बम विस्फोट में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कल पुणे में हुए धमाके की चपेट में आने से 3 लोग जख्मी हो गए थे। बम एक बाइक पर प्लांट किया गया था। पुलिस के मुताबिक धमाका लो इंटेंसिटी का था। पुणे पुलिस और ATS की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने पुणे में हुए धमाके को आतंकवादी धमाका मानने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने कहा कि ये एक मामूली विस्फोट था। धमाका स्थान से बॉल बेयरिंग और कीलें भी बरामद की गई और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। दिल्ली के द्वारका में 2 बाइक सवारों ने एक महिला के गले की चेन छीन ली। दोनों झपटमारों की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई। वारदात द्वारका सेक्टर 22 में उस समय घटी जब महिला सुबह 9 बजे दुकान से सब्जी लाने के लिए बाहर जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने नशे की लत पूरी करने के लिए गाड़ियां चोरी करने वाले एक लड़के को गिरफ्तार किया।
लड़का ग्रेजुएट है, उसकी मां रिटायर्ड प्रिंसिपल और पिता रिटायर्ड सरकारी अफसर है। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से लूटपाट किया करता था। पुलिस ने गिरोह के सरगना को धर दबोचा है, इसके 5 साथी अब भी फरार हैं। गया पुलिस ने 8 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि ये हाईवे पर ट्रकों को लूटने का प्लान बना रहे थे। पुलिस ने अपराधियों के पास से 4 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल समेत टायर को पंक्चर करने वाली सुई बरामद की। मुगल सराय मेन बाजार में लोगों ने एक साइकिल चोर की बुरी तरह पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने पुलिस के सामने से लात घूसों से पीटा। पंजाब के गुरदासपुर पुलिस ने एक लड़के और लड़की को फर्जी इंडियन करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि इन दोनों से करीब 70,000 के नकली 100 के नोट बरामद हुए। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 9 साल के अगवा बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया है। बच्चे को अलीगढ़ से अगवा कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने एक किडनैपर को भी गिरफ्तार किया। यूपी के पीलीभीत में 11वीं के एक छात्र को सीनियर ने पेशाब पिला दिया। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र एक स्थानीय नेता का बेटा है। सस्पेंड होने के बाद कॉलेज में फिर से उसका एडमिशन हो गया। आरोपी छात्र फिर से पीड़ित को धमकी दे रहा है। पुलिस भी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही। नोएडा के सेक्टर 18 में जीआईपी मॉल के अंदर मैकडॉनल्ड्स कंपनी के आउटलेट में एक ग्राहक को बर्गर में कॉकरोच और चींटे मिले। ग्राहक की शिकायत और मीडिया के सामने आने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर कार्रवाई की बात कही। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर कल गंगा आरती के दौरान पुलिस 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पकड़े गए 2 लोग चंडीगढ़ के और एक दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लोग प्रशासन की बिना इजाजत के कैंपक्राफ्ट से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यूपी के कुशीनगर में लीवर कैंसर का एक मरीज मदद की गुहार लगा रहा है। उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं। उसका घर कर्ज में डूब गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन प्रशासन या फिर किसी एनजीओ ने उसकी मदद नहीं की है। केरल के मुख्यमंत्री उमान चांडी ने इराक से लौटी 46 नर्सों के पुनर्वास के लिए आज अहम बैठक बुलाई। अनिवासी केरल वासियों ने जहां नर्सों को 25-25 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही कोट्टाकल और वायनाड के मेडिकल कॉलेज में भी नौकरी देने का प्रस्ताव है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया। तस्नीम असलम ने कहा कि दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दा सुलझने तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव ही प्रभावी होगा। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों के चल रहे सेना के अभियान पर कहा कि आतंकियों पर सेना की कार्रवाई से देश में शांति आएगी। आईएसआईएस के आतंकियों ने उत्तरी इराक की एक यूनिवर्सिटी में रखे यूरेनियम पर कब्जा कर लिया। इराक सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को इसकी जानकारी दी है कि यूरेनियम से आतंकी परमाणु हथियार बना सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो सकता है। उसको इस्लामी राज्य का खलीफा कहलाने वाले आईएसआईएस के सरगना बगदादी पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। सीरिया में गृह युद्ध पर एनजीओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया में 3 साल में अब तक 1,71,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एनजीओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह युद्ध में अब तक 60,000 से ज्यादा आम लोग मारे गए, जबकि 65,000 सैनिक और 46,000 से ज्यादा विद्रोही मारे गए। इजरायल का गाजा में हमास पर हमला जारी है। इजरायल के ऑपरेशन में अब तक 81 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा घायल हुए।